मेमोरी ट्रिक्स के माध्यम से कैसे हम लोग भारत का भूगोल तैयार कर सकते हैं मैपिंग की सहायता से, और मेमोरी टेक्निक की सहायता से हम लोग भारत का भूगोल आज पढ़ने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और ये मान के चलिएगा दोस्तों, ये सीरीज दोस्तों लगभग 20 से 25 दिन चलेगी, और 20 से 25 दिन में हम लोग पूरे मैप के माध्यम से भारत का भूगोल और भारत के बारे में जानकारी लेंगे और पूरे विश्व के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों के आने के लिए। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए क्या थी जो मैंने आपको बताई, और हमारी ये जो सीरीज है इसका नाम मैंने रखा है ज्योग्राफी मैपिंग सीरीज। और इसमें हम लोग आज देखेंगे सबसे पहले इंडिया मैप पॉलिटिकल, मतलब हम लोग भारत का राजनीतिक मानचित्र सबसे पहले आज क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। और आपके लिए दोस्तों ये सबसे ज्यादा अहम भी होता है, क्यों? क्योंकि राजनीतिक मानचित्र ही अगर नहीं पता है दोस्तों तो फिर समस्या आती है एग्जाम में प्रश्न बनाने में, क्योंकि यही नहीं पता कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, उनकी राजधानियां क्या हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी क्या राजधानियां हैं। ठीक है, ये नहीं पता कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। हमने नाम तो सुन के रखा है कि पाकिस्तान और चीन हमारे शत्रु देश हैं, लेकिन उनका लोकेशन क्या है, क्या वो हमारे साथ सीमा साझा करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या हमारे जितने उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें कौन कौन से राज्य हैं, उनको 7 सिस्टर्स कहते क्यों हैं, और वो किस राज्य के द्वारा जुड़े हुए हैं पूरे मेनलैंड इंडिया से, मतलब वो भारत की मुख्य भूमि से। तो ये सब चीजें दोस्तों हमें तब समझ में आती हैं जब हम मैप का गहन तरीके से अध्ययन करते हैं और मैपिंग के बारे में हमें कमांड होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि एक आपके पास एटलस होनी चाहिए, और एटलस अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, जो भी हो किसी भी पब्लिकेशन की, और नहीं है तो आप सभी लोग ले सकते हैं एक एटलस, जिसमें मैं नाम लिख दे रहा हूं ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस। ऑक्सफोर्ड की आप सभी लोग ले सकते हैं स्टूडेंट एटलस, याद रखिएगा, ये आप सब लोग ले लीजिएगा। और ये आपके पास वैसे भी होनी चाहिए, जब तक आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाते, इस एटलस का आपके पास बहुत ही बड़ा उपयोग है। ठीक है, और एक चार्ट वाला मानचित्र आपके पास होना चाहिए, मैप होना चाहिए इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी, जो आप अगर स्टडी टेबल पे लगा सकते हैं, उसके सामने लगा सकते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए, यूपीपीसीएस 2024 की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, हमारे ऐप पर प्रगति बैच उसकी संपूर्ण तैयारी के लिए चल रहा है, और इसमें हम लोग 100 से अधिक लाइव क्लासेस आपको दे रहे हैं, क्लास नोट्स दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, और 10 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं मात्र आपके 1499 में। तो आप सभी लोग जल्दी से इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, वीडियो क्लासेस के साथ, उनकी पीडीएफ नोट्स के साथ एक बढ़िया संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, और उसका आकलन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो चलिए, आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग, हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको मैसेज में भी शो हो रहा है, आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके साथ यहाँ पे क्या करूंगा, आपके साथ साझा करने वाला हूँ। सबसे पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में भी आते हैं और हमारे दिमाग में भी चल रहे होते हैं, तो इसका उत्तर हम ढूंढने का प्रयास हमेशा करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे दिमाग में कभी कभी ये रहता है, कभी कभी ये भूल जाता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है दोस्तों? ठीक है, इसके बाद भारत के कितने सीमावर्ती देश हैं, मतलब बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से हैं इंडिया की, ठीक है, जो सीमा साझा करते हैं, भूमि सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। और इसके बाद दोस्तों कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, भारत के लगभग 20 से कर्क रेखा गुजरती है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों कि वो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजर रही है, और वो राज्यों के नाम हम कैसे याद कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं जिनको हम केवल मैप की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको जबरदस्त तरीके से एक बार क्या करिएगा, आप लोग दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपके जो प्रश्न है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं दोस्तों, और हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने आपके सामने क्या शो किया है, मैंने आपके सामने भारत का मानचित्र शो किया दोस्तों। और भारत का मानचित्र इसलिए शो किया है क्योंकि सबसे पहले दोस्तों आपको अपने प्यारे देश भारत के बारे में पता होना चाहिए, और अगर हम सभी भारतीय हैं तो हम भारतीय होने के नाते हमारा एक कर्तव्य ये भी बनता है, मौलिक कर्तव्य तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक कर्तव्य ये बनता है दोस्तों कि हमें अपने देश के मानचित्र के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि भारत का मानचित्र जो है आपको ये बताता है
कि आप किस देश में रहते हैं। पहली चीज वो आपको वर्ल्ड मैप पे दिखता है, ठीक है। आपको ग्लोब में भारत की पोजीशन पता होनी चाहिए विश्व मानचित्र में। इसके बाद भारत के मानचित्र में किस राज्य में आप रहते हैं उसकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद उस राज्य के मानचित्र में किस जिले में आप रहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों वहां की सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक विशेषताएं क्या क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे राज्यों के नाम जान लेते हैं और उनकी राजधानियों के बारे में जान लेते हैं। क्लियर? चलिए तो देखिए यहां पर मैंने एक मैप शो किया आपके लिए इंडिया स्टेट्स एंड यूटीज के नाम पे। आप सभी लोगों को विजिबल होगा उम्मीद करता हूं, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। चलिए अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर 28 राज्य हैं इस समय भारत में, और आपके कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 8 आपके दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए। क्लियर? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। जो छात्र ऐसे हैं जिनको नहीं पता है वो नोट कर लें, ठीक। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए जितने भी राज्य हैं, यहां पर पूरा मानचित्र मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया है, और उन राज्यों के नाम और उनकी राजधानियों के नाम सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कहां से, अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश से, जिसकी राजधानी है लखनऊ। फिर बिहार राजधानी पटना, झारखंड राजधानी रांची, उड़ीसा राजधानी भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर, मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र राजधानी मुंबई, गुजरात राजधानी गांधीनगर, राजस्थान राजधानी जयपुर, हरियाणा, ठीक है दोस्तों चंडीगढ़, पंजाब चंडीगढ़, लेकिन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत की क्या है राजधानी भी है, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड देहरादून, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ठीक है। इसके बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र, इसकी राजधानी दोस्तों श्रीनगर, और लद्दाख की राजधानी लेह। क्लियर? ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कर्नाटका की राजधानी क्या है बेंगलुरु है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, आंध्र प्रदेश, ठीक है, की राजधानी क्या हो गई अमरावती। पहले क्या थी दोस्तों हैदराबाद थी, लेकिन हैदराबाद कहाँ चली गई तेलंगाना में। क्यों? क्योंकि 2014 में तेलंगाना नामक नया राज्य बना आंध्र प्रदेश से अलग होके। आप सभी लोग इससे वाकिफ होंगे, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों चेन्नई है, ठीक है। इसके बाद केरल है दोस्तों, ये केरल की राजधानी क्या है तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे गोवा है दोस्तों, गोवा की राजधानी क्या है पणजी है, पणजी है, ठीक है। क्लियर? इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब हम आ जाते हैं जो हमारे कौन से राज्य हैं उत्तर पूर्वी राज्य हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे पहले यहाँ पर देखिए सिक्किम, जो 1975 में भारत के एक राज्य के रूप में भारत की संघ में शामिल हुआ, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिक्किम की इधर साइड आप देखिएगा, मतलब पूर्व की ओर आप जाइएगा तो आपको उत्तर पूर्वी राज्य भारत के देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका ये है नागालैंड, नागालैंड है। इसके बाद ये मणिपुर है, ठीक है, नागालैंड है, फिर मणिपुर है। मैं एक सेकंड इसको मिटाऊंगा यहाँ से, क्यों? क्योंकि आपको ये अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले ये नागालैंड, ये मणिपुर, इसके बाद ये मिजोरम, मिजोरम, फिर आपका त्रिपुरा, फिर आसाम, और फिर आपका मेघालय। तो 7 राज्य हैं दोस्तों ये, और इन 7 राज्यों को हम लोग 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा आपके एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजोल, ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मेघालय की शिलोंग, असम की राजधानी दिसपुर। क्लियर? तो राजधानियां भी दोस्तों मैंने आपको सारी बता दी, और यहाँ पर मैंने आपको राज्यों के नाम भी दिखा दिए, राज्य का लोकेशन क्या है वो भी आपको बता दिया, ताकि आपके भारत के मानचित्र के बारे में सबसे पहली पिक्चर जो आपके बारे में बने। राजनीतिक मानचित्र का मतलब जितनी भारत की प्रशासनिक इकाइयां हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ जाते हैं आगे। अब दोस्तों देखिए इसके अलावा भी हमारे पास क्या है 8 राज्य तो मैंने आपको दिखा दिया 28। अब 8 आपके क्या है दोस्तों केंद्र शासित क्षेत्र भी है। तो केंद्र शासित क्षेत्र कैसे देखेंगे चलिए देखते हैं, ठीक। यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहां पर हमारे 2 द्वीप समूह हैं। भारत में 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और ये भारत के किस साइड में है दोस्तों आपका
पूर्व के साइड में आप कह लीजिए, पूर्व के साइड में कहां पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। कहां पर स्थित है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में, दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर। इसके बाद दोस्तों आपका इधर साइड में आ जाइए, इधर साइड में आप देखिए यहां पर क्या है, इधर आपका लक्षद्वीप है, यह आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी कवरत्ती है। ये आपका कहां पर है दोस्तों, ये अरब सागर में है, भारत के किधर, पश्चिमी साइड में। क्लियर, याद रखिएगा। तो ये दोनों द्वीप समूह जो हैं ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो यहां अब तक हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद दोस्तों और केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो एक तो दिल्ली हो गया था, ठीक है, हम लोगों ने देखा था। क्लियर। इसके बाद दोस्तों आपका यहां पर चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी एक यूटी है, तो 2 हो गया, 2 2 4 हो गए। और इसके बाद दोस्तों यहां देखिए दादर एवं नागर हवेली, दमन दीव, तो यहां पर दोस्तों क्या हो गया, 1 2 3। क्लियर। इसके बाद दोस्तों आपका क्या है, इसके बाद आपका दादर नगर हवेली दमन दीव 1 हो गया, 3 हो गया। इसके बाद इधर आ जाइए दोस्तों पुडुचेरी, यहां पर आ जाइए पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी, पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र है। लेकिन पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित क्षेत्र है दोस्तों जिसकी क्या है, जिसकी क्षेत्र जो है, क्षेत्र विस्तार जो है 3 राज्यों में है दोस्तों। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, या आया भी है दोस्तों कई बार। ठीक है, तो कौन कौन से 3 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, ठीक है, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए। आंध्र प्रदेश में तो आपकी यनम है, आंध्र प्रदेश में यनम है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका कराईकल देखिए, पुडुचेरी, ठीक है, तमिलनाडु। इसके बाद दोस्तों केरल में आपका माहे है पुडुचेरी का। क्लियर, तो ये 3 राज्यों में इसका विस्तार है, पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र का, इसको भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्लियर, चलिए भाई, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक, तो 1 2 3 और 4 हम लोगों ने यहां पर देख लिया, यूटीज के बारे में भी। ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए, इसके बाद 5वां आपका अंडमान निकोबार, ठीक है, इसके बाद 6ठा आपका लक्षद्वीप, इसके बाद आपका 7वां आपका जम्मू कश्मीर और 8वां आपका लद्दाख। ठीक है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं दोस्तों जो लोग पढ़ना शुरू करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम की किसी भी तैयारी एग्जाम की कर रहे हो, उनको नहीं पता होता दोस्तों मैप के बारे में। तो ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए है, ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको जीरो से भी वो अगर मैप के बारे में जानना चाहेंगे तो बिल्कुल आराम से वो सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया, भारत के राज्यों को वो भी लोकेट कर लिया, पहचान भी लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया, उनकी राजधानियां भी देख ली। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेशों को भी देख लिया और उनकी राजधानियों के बारे में भी अध्ययन कर लिया। समझ में आ गई बात, यहां तक सबको स्पष्ट है। चलिए भाई, इसके बाद बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट आपके लिए क्या है दोस्तों, यहां पर मैंने आपके लिए शो किया है क्या, ग्लोब में भारत की स्थिति, मतलब विश्व में भारत की स्थिति क्या है, यहां पर मैंने आपको शो किया है, मतलब इंडिया पोजीशन इन द ग्लोब। आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों कि ग्लोब में या विश्व में भारत की स्थिति क्या है। मैप विजिबल है, एक बार मैं भी देख लेता हूं। ठीक है, चलिए, अब यहां पर दोस्तों, यहां पर क्या है, विश्व में भारत की स्थिति, इंडिया पोजीशन इन द ग्लोब। तो भारत जो है दोस्तों सबसे पहले उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहां बता दूं, ये आपकी पृथ्वी है दोस्तों, ये आपकी पृथ्वी है और ये एक रेखा ऐसे आ रही है जो इसको पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ये रेखा आपकी कहलाती है 0 डिग्री अक्षांश। इसे हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं दोस्तों, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा हम इसे बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब हम विश्व का मानचित्र देखेंगे दोस्तों, तो वहां पर हम क्या वर्ल्ड मैप से स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो यहां पर बस इतना जान लीजिए कि जो रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है वो विषुवत रेखा कहलाती है, या भूमध्य रेखा कहते हैं इसे। भूमध्य मतलब भूमध्य, पृथ्वी के मध्य से गुजर रही है, इसीलिए भूमध्य रेखा। क्लियर, ठीक है, भूमध्य रेखा। क्लियर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जितना आसानी से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्यों, क्योंकि एक एक चीज आपके दिमाग में छप जाए दोस्तों। ठीक, चलिए भाई, ये देख लिया हम लोगों ने। अब भूमध्य रेखा के ऊपर दोस्तों क्या है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। ये क्या कहलाता है, ये आपका
उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, यहां पर लिखा भी आप देखिए। ठीक है, और भूमध्य रेखा के नीचे दोस्तों ये आपका क्या है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और इसमें क्या बोलेंगे, हिंदी में नीचे दक्षिणी गोलार्ध, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो गई बात। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, याद हो गया होगा ना। क्लियर, चलिए भाई अब बढ़ जाते हैं आगे। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब ठीक ऐसी ही एक लाइन दोस्तों जो वर्टिकली भी क्या करती है, वर्टिकली भी पृथ्वी के लगभग भी 20 से गुजरती है दोस्तों, ये रेखा आपकी कहलाती है क्या, जीएमटी या प्राइम मेरिडियन। क्या कहलाती है दोस्तों, जीएमटी या प्राइम मेरिडियन। इसे हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये 0 डिग्री देशांतर। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक चीज और समझ में आ रही है कि जो क्षैतिज रेखाएं हैं दोस्तों, जो क्षैतिज रेखाएं हैं, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो आपके क्या है, जो अक्षांश रेखा है, और जो वर्टिकल लाइंस है दोस्तों कहीं ना कहीं वो आपकी क्या है, वो आपकी देशांतर रेखा को प्रदर्शित करती है। तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट हमारे दिमाग में बन जाता है। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों के दिमाग में जब शुरू करता है बच्चा पढ़ना, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्जिट्यूड क्या है, समझ में नहीं आता, बुक बंद करता है और रख देता है। तो ऐसा कोई कंफ्यूजन पालना ही नहीं है। जो क्षैतिज रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, वो क्या है, वो आपकी अक्षांश है। जो वर्टिकल लाइंस है वो क्या है, वो देशांतर है। सिंपल सा कंसेप्ट दिमाग में रखिए। ठीक, चलिए इतना हम लोगों ने यहां पे देख लिया। अब दोस्तों जब ये भी रेखा बीच में बांट दिया इसने 2 भागों में, तो यहां पर दोस्तों देखिए इधर का जो क्या है, ये एरिया क्या कहलाएगा, ये वेस्ट है। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर या पश्चिमी गोलार्ध। देखिए यहां पर दिख रहा है आप लोगों को। ठीक, और इधर का जो क्षेत्र है वो क्या हो गया, इधर का ईस्ट कहलाया, पूर्वी के तरफ कहलाया। तो ये क्या है दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध। और इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इसे हम लोग बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गई बात, सबको स्पष्ट हो रहा है ना। ठीक है, चलिए वेरी गुड। यहां तक हम लोगों ने दोस्तों देख लिया, दैट इज वेरी गुड। और आप ये अप्रिशिएबल बात है दोस्तों कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा, इतना मैं उम्मीद करके चलता हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। ये सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट की क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं दोस्तों, जब शुरू करते हैं प्रिपरेशन तो उनको ज्योग्राफी पढ़ने में समस्या आती है, और जब समस्या आती है दोस्तों तो फिर ज्योग्राफी कहीं ना कहीं दिक्कत देती रहती है। ठीक है, और ज्योग्राफी की वो दिक्कत खत्म करने के लिए मैंने आपके लिए सीरीज स्टार्ट की है। तो जो भी छात्र जिस भी एग्जाम को दे रहे हैं, ज्योग्राफी अगर समस्या है तो इस सीरीज को देखने के बाद वो समस्या खत्म हो जाएगी। क्लियर, ठीक है दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, क्या पूछिए आप लोग, क्या एक बात और, कि मैंने इसलिए ये चीज समझ पाया क्योंकि जब मैं अपने समय में तैयारी करता था दोस्तों, तो मेरे को भी सेम प्रॉब्लम आती थी मैप में और ज्योग्राफी में। तो वो सेम प्रॉब्लम जब मेरे को आती थी तो मेरे को भी दर्द यही था, और उसका निपटारा स्वयं मैंने किस तरीके से किया, और वो सारी चीजें और टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से आप बहुत अच्छे से भूगोल को सामान्य भाषा में मैप के माध्यम से कवर कर सकते हैं। क्लियर, चलिए तो ये आपका क्या हो गया, ईस्ट का पूर्वी गोलार्ध और इधर का पश्चिमी गोलार्ध। तो इंडिया की पोजीशन अगर देखें तो क्या है, तो इधर देखिए दोस्तों ये आपका ईस्ट है, और इधर क्या है दोस्तों, इधर आपका नॉर्थ है या उत्तर है। ठीक है, तो इंडिया कहाँ है अपना, इंडिया ये है दोस्तों। तो भारत की जो लोकेशन क्या हो गई, वो क्या हो गई, वो नॉर्थ ईस्ट हो गई। क्या हो गई दोस्तों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या हो गई दोस्तों, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, विश्व के मानचित्र में या ग्लोब में। ठीक है, हेंस हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, और जो आप लोगों को दिख भी रहा है। अब जीएस मेंस की बात करें दोस्तों, तो जीएस मेंस पेपर 2 यूपीपीसीएस और आईएएस में, यूपीएससी में, और जीएस पेपर 1 की बात करें तो उसमें भी दोस्तों तो एक टॉपिक है हमारा समाज का। ठीक है, समाज नाम का एक टॉपिक है, सोसाइटी नाम का एक टॉपिक है, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो उसमें दोस्तों प्रश्न आता है मुख्य परीक्षा में कि भारत पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इसकी समीक्षा करिए, या तो मुख्य परीक्षा में आ सकता है और या तो निबंध में आ सकता है। ठीक है, तो पाश्चात्य या पश्चिमी सभ्यता का मतलब क्या है दोस्तों, पाश्चात्य या पश्चिमी कह क्यों रहे हैं, उसका कारण यह है दोस्तों क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया देखिए ये प्राइम मेरिडियन के इधर आपका क्या है,
पूर्वी क्षेत्र हो गया या पूर्वी देश हो गए, और इधर क्या है, पश्चिमी। अब भारत इधर है दोस्तों, भारत का लोकेशन तो ये है। अब पाश्चात्य मतलब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। पाश्चात्य मतलब यूरोप, ठीक है। पाश्चात्य मतलब इंग्लैंड, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, भारत के क्या है, ये सब आपके भारत के दोस्तों क्या है, पश्चिम में, भारत के पश्चिम में है दोस्तों, ठीक है। भारत के पश्चिम में है, और इसीलिए क्या कहलाते हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज कहलाते हैं या पश्चिमी देश कहलाते हैं। समझ में आ रही है बात ना, क्लियर है। तो अब आपको समझ में आता होगा, न्यूज़पेपर जब आप लोग पढ़ते होंगे तो पश्चिमी देश लिखा रहता है या वेस्टर्न कंट्रीज लिखा रहता है, तो क्यों लिखा रहता है, समझ में आ गया। अब आपको पता है कि कंसेप्ट क्यों, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया तो जरूर बताइएगा। अब दोस्तों देखिए, मैंने समराइज किया है यहाँ पर इस मैप के माध्यम से, जितना मैंने आपको पढ़ाया वहां पे मैंने इंडिया को दिखा दिया है। इंडिया का पोजीशन आप लोग देख सकते हैं, इंडिया यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। और आप लोगों को यहाँ पर समझ में भी आ रहा होगा कि इंडिया का लोकेशन क्या है दोस्तों। इंडिया का लोकेशन आपका उत्तर पूर्व है, आप सभी दोस्तों को यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, ठीक। तो विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। बस यही याद रखिएगा, यही मैं आपको बताना चाह रहा था और समझाना चाह रहा था, क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज हमें जो पता होनी चाहिए वो क्या है, भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार क्या है, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट इंडिया का कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि भारत का मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब दोस्तों देखिए, यहां पर एक शब्द आ रहा है, दोस्तों यहां पर क्या, मुख्य भाग। एक शब्द आ रहा है दोस्तों, मेन पार्ट। इसका क्या मतलब है दोस्तों, मुख्य भाग मतलब क्या, भारत का कोई मुख्य भाग भी है या कोई ऐसा छोटा भाग भी है, ऐसा भी कुछ है क्या, नहीं, पूरा देश एक है, अखंड है, इंटैक्ट है। यह हमें पता है, पॉलिटी में हम लोगों ने पढ़ा है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, लेकिन संघ के अस्तित्व को सुरक्षा दी गई है, राज्यों के अस्तित्व को सुरक्षा और गारंटी नहीं दी गई है। इसीलिए क्या बोलते हैं, भारत को विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो सब कुछ से देखिए रिलेटेड है बेटा, ना तो ज्योग्राफी अलग है, ना तो पॉलिटी अलग है, ना इकोनॉमी अलग है, ना तो हिस्ट्री अलग है, ठीक है। तो सब कुछ रिलेटेड है, तो ये याद रखिएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद दोस्तों बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच आपका क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार भी है। समझ में आ रही बात, सबको स्पष्ट हो गई बात, क्लियर। चलिए यहां तक आप लोगों को उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। अब बात करें, अगर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है क्या। पढ़ तो लेते हैं हम लोग, याद भी कर लेते हैं, रट्टा भी मार लेते हैं कि एग्जाम में आए तो गलत ना हो जाए, रट तो लेते हैं, लेकिन रटिए मत। अगर समझ लेंगे जो मैं समझा रहा हूं तो फिर जीवन में नहीं रटना पड़ेगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लियर, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर सबसे पहले देखिए आप लोग, यहां पर देखिए मैंने आपको एक चीज बताई दोस्तों, यहां पर जो आपकी इस तरीके की रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो इस तरीके की आपको दिख रही हैं, ये लाइंस आपकी क्या है, अक्षांश है या लैटिट्यूड कहलाती है, ठीक है। लैटिट्यूड कैसी रेखाएं हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक, क्लियर। सॉरी, ये लॉन्जिट्यूड है बेटा, ये लॉन्जिट्यूड रेखा है। तो लॉन्जिट्यूड क्या है, ये इस तरीके की वर्टिकल लाइंस है दोस्तों, ठीक है। और लैटिट्यूड क्या है दोस्तों, ये इस तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइन से आप लोग देख सकते हैं, क्लियर। तो ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक। चलिए तो यहां पर आप देखिए, यहां पर इस तरीके की जो रेखाएं हैं ये आपकी अक्षांश है। तो पहले अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। यहां पर आप सभी लोग देखिए, ये आपका अक्षांश जो है ये क्या है, ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से थोड़ा सा ऊपर यहां पर देखेंगे तो आपका क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर भारत कहां तक है दोस्तों, भारत आपका ये देखिए 36 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो 36 से थोड़ा सा ऊपर ये क्या है दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया, मतलब दक्षिण से उत्तर। अब आप लोग कहेंगे सर आप दक्षिण से उत्तर बोल तो रहे हैं, लेकिन दोनों में उत्तर उत्तर ही है,
उत्तर उत्तर इसलिए क्योंकि मैं मैप में आपको दिखा चुका हूं भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिण में है ही नहीं। क्लियर? चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पर इधर देखिए सभी लोग, यहां पर क्या है, ये 68 डिग्री देशांतर है, तो 68 डिग्री से थोड़ा सा, 68 डिग्री से क्या है थोड़ा सा ज्यादा, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर इधर देखिए 68 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहां से शुरू करेंगे तो ये वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, तो यहां पर 98 डिग्री देशांतर है, तो 98 डिग्री से थोड़ा सा पहले, 98 डिग्री से थोड़ा सा पहले, तो क्या है दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट दोस्तों आपका क्या है, ये आपका पूर्वी देशांतर है। क्या है दोस्तों, ये आपका पूर्वी देशांतर है, इसको नोट कर लीजिएगा, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। देखो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, सबको समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। अब यहां पर फिर से आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, क्या आएगा कि 68 डिग्री 7 मिनट में भी आप पूरब कह रहे हैं सर, और 97 डिग्री 25 मिनट में भी पूरब कह रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको दिखा चुका हूं भारत पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में है, ना वो पश्चिम में है, पश्चिम में है ही नहीं, और भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है और वो दक्षिण में नहीं है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भारत की टोटल जो लोकेशन है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, जो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर हो गई बात? यहां तक स्पष्ट है? जल्दी से बता दीजिए। ठीक, चलिए भाई ये हम लोगों ने देख लिया और आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब एक प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आया हूं, वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न देख लेते हैं। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज मतलब भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आ सकता है और आया भी है। ठीक है, और इसीलिए मैंने इंक्लूड भी किया है और आपको जानना भी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन में दिया है इंदिरा कोल, कैलिमियर पॉइंट, नरीमन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट। 4 विकल्प हैं दोस्तों। अब 4 विकल्प हैं तो हमने देख लिया कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार भारत का क्या है, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की लोकेशन तो हमें पता चल गई लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड वाइज, अक्षांश देशांतर वाइज, लेकिन हमें नाम नहीं पता चला दोस्तों। तो नाम के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं, इसे कहते क्या है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, दक्षिणतम बिंदु है। यह है कहां पर दोस्तों, यह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपका बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपका बंगाल की खाड़ी में है, उसके ग्रेट निकोबार द्वीप में, उसके ग्रेट निकोबार द्वीप में दोस्तों। ठीक है, आपका कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। इसका नाम पैगमेलियन पॉइंट था, लेकिन इंदिरा गांधी जी जो हमारी भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थी, उनके नाम पर इसका नाम इंदिरा पॉइंट रख दिया गया। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए भाई अब ये हम लोगों ने जब देख लिया तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको सबसे दक्षिणतम के साथ साथ सबसे उत्तरी, सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी भी बता देता हूं, ताकि कभी भी एग्जाम में आए तो आपको ये पता है कि इसे क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे उत्तर हम लोगों ने क्या देखा था, देखिए अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, इसे क्या बोलते हैं, इसे इंदिरा कोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इस पॉइंट को इंदिरा कोल बोलते हैं, याद रखिए क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल। ठीक है, चलिए इसके बाद सबसे दक्षिण की बात करें, तो सबसे दक्षिण की बात करें तो कन्याकुमारी है। क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट आपका क्या है, अक्षांश जो है, ये पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों भारत का। अब आप कहेंगे अरे सर अभी तो आपने बताया कि उसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल सही बात है, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, लेकिन ये सबसे दक्षिणतम है किसका, भारत की मुख्य भूमिका, भारत की मुख्य भूमिका, ये आपका क्या है दोस्तों, सबसे दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों। इट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द, इट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द किसका, मेनलैंड ऑफ इंडिया, मेनलैंड ऑफ इंडिया। याद रखिएगा ये भारत का क्या है, ये भारत की मुख्य भूमि है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, और मुख्य भूमि के अलावा कौन कौन से क्षेत्र भारत में आते हैं, तो ये आपका देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर आपका
ठीक ऐसे ही लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? क्लियर? जरूर आ रहा होगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए, ये तो मुख्य भूमिका हो गया, लेकिन अगर वैसे पूछा जाए दक्षिणतम, तो ये आप देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। ये क्या है? ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ग्रेट निकोबार द्वीप है। और उसमें दोस्तों ये पॉइंट आपका है इंदिरा पॉइंट, जिसका अक्षांशी लोकेशन क्या है, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है, 6 डिग्री 8 मिनट अक्षांश। ठीक, समझ में आ रही बात दोस्तों को? ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने देख लिया। उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 8 मिनट, उत्तरी अक्षांश याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट, इसे पैगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे पूर्वी, हम लोग आ जाते हैं सबसे पूर्वी 68 डिग्री 7 मिनट गुहार मोती। ठीक है, ये सबसे पूर्वी लोकेशन है भारत की। और इसके बाद सबसे आपकी क्या है, सबसे आपकी दोस्तों यहाँ पर, सॉरी, सबसे ये पश्चिमी है, सबसे पश्चिमी आपकी क्या है, गुहार मोती है। गुहार मोती है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका लोकेशन है। और सबसे पूर्वी क्या है दोस्तों, ये आपकी किबुथु है। क्या है? किबुथु है दोस्तों। और ये सबसे आपका पूर्वी बिंदु है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर इसका लोकेशन है। अब ये चारों आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, और आपके एग्जाम में कभी भी प्रश्न आएगा तो आपका जीवन में अब आपका गलत नहीं होगा। क्लियर? चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां सबसे बड़ा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां सबसे बड़ा स्थान है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए अब देश कौन कौन से हैं भारत से ऊपर, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, ठीक है, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, तो ये रैंक है दोस्तों। लेकिन अब याद कैसे करेंगे? अब ऐसे याद रखेंगे तो फिर आसान नहीं याद रखना। तो एक छोटी सी ट्रिक है आपके लिए, मैंने क्या बताया, ट्रिक और मेमोरी टेक्निक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक आपके लिए बनाई है मैंने, रुक चीन अब आ भारत। क्या दोस्तों? रुक चीन अब आ भारत। तो रू से क्या हो गया दोस्तों, रूस हो गया। ठीक है, का से क्या हो गया, कनाडा हो गया। ठीक है, चीन से क्या हो गया, चीन हो गया। आ से क्या हो गया दोस्तों, आ से क्या हो गया, अमेरिका हो गया। ठीक है, इसके बाद बा से क्या हो गया दोस्तों, आपका ब्राजील हो गया। ठीक है, फिर आ से क्या हो गया, आ से ऑस्ट्रेलिया हो गया। आ से आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। और भारत से क्या हो गया दोस्तों, आपका भारत हो गया। ठीक है, तो ट्रिक क्या हो गई दोस्तों, ट्रिक आपकी हो गई रुक चीन अब आ भारत। याद हो गया दोस्तों, क्या ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। इससे हम लोग विश्व के 7 सबसे बड़े देश जो क्षेत्रफल के हिसाब से हैं उनको हम लोगों ने याद कर लिया। बहुत ही आसान सी ट्रिक है। अब आपके दिमाग में कभी भी आपको ये चीज नहीं भूलेगी कि भारत से क्षेत्रफल में बड़े देशों का क्रम क्या है, क्योंकि बार बार एग्जाम में आता है। और ये बात मान के चलिए कि 50-60% बच्चा अभी भी ऐसा है दोस्तों जो गलत करता ही है दोस्तों। ठीक है, क्लियर? चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए दोस्तों, सेशन पसंद आ रहा होगा तो जरूर एक बार अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों भारत का क्षेत्रफल कितना है ये भी आपके एग्जाम में आता है कभी कभी, और नहीं भी आता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का क्षेत्रफल है। ये आंकड़ा आपके जबान पर रहना चाहिए और आपके एग्जाम के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.42% है। तो ये भी डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और परसेंटेज वाली तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी है, 2.42%। कितना परसेंट है, 2.42%। किसका, विश्व के क्षेत्रफल का, मतलब पूरे ग्लोब में जितना एरिया है दोस्तों उसका भारत का एरिया कितना परसेंट है, उसका मात्र 2.42% भारत का एरिया है। और आप समझ सकते हैं आप कि अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 7वां स्थान इसीलिए है दोस्तों, 7वां स्थान
इसीलिए। लेकिन सातवां भी इसलिए भारत का है क्यों? क्योंकि भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा साइज एरिया कवर करता है। बहुत छोटे छोटे द्वीपीय देश आपको देखने को मिलेंगे पोलिनेशिया में महाद्वीप में, वो सॉरी ओशिनिया महाद्वीप में, ठीक है, जो बिंदुवत है, बिंदुवत पॉइंट है, वो भी एक एक देश है दोस्तों। समझ में आ रही बात? क्लियर? चलिए इसके बाद दोस्तों ये दोनों डिटेल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर भारत का विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा 3214 किलोमीटर आपका उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, और इधर ऐसे पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कितना है, यह आपका है 2933 किलोमीटर। समझ में आ गई बात? लगभग एक तरीके से आप कह सकते हैं कि देखिए ज्यादा अंतर नहीं है दोस्तों इसमें और इसमें, लगभग 250 किलोमीटर के आसपास का अंतर है। मतलब लगभग भारत क्या है दोस्तों, लगभग भारत जो है उत्तर से दक्षिण में और पूर्व से पश्चिम में लगभग बराबर है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? चलिए भाई अब अगली बात देख लेते हैं। जो मैंने आपको बताया प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, तो मैथ में दिखला भी देता हूं आप लोग को। ठीक है, तो चलिए देख लेते। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार, सभी लोग ध्यान दें। यहां पर देखिए सबसे दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और सबसे उत्तरी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब उत्तर से दक्षिण की ओर देखिए तो कितना है ये लाइन, 3214 किलोमीटर। ठीक, अब पूरब से पश्चिम देखिए, सॉरी पश्चिम से पूरब देखिए तो ये क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और आपका कहां तक जाता है दोस्तों, ये आपका जाता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों ये नोट कर लीजिएगा, और आपके एग्जाम में दोस्तों निश्चित रूप से यह मान के चलिए कि बहुत पूछा जाता है और आप लोग को यह समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो याद क्या रखेंगे, याद ये रखेंगे आप लोग कि लोकेशन क्या है, कितना बिंदु है, ये आपको पता होना चाहिए। 2933 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है, ऐसे और ऐसे कितनी डिस्टेंस है, 3214 किलोमीटर। समझ में आ रही बात? सबको स्पष्ट हो रही बात? जल्दी से बता दीजिए। क्लियर है? ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं। अब देखिए एक चीज आपको और दिख रही है, भारत के लगभग 20 से यह कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजर रही है। ये तो हमें दिख गया दोस्तों। ठीक है, और एक और रेखा दिख रही है, एक और रेखा ये दिख रही है। ये क्या है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये मानक याम्योत्तर है, इसे हम क्या बोलते हैं, IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, या भारत की मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और पास कहां से करती है, इलाहाबाद के नैनी से पास करती है दोस्तों। और ये भी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए भाई अब दोस्तों हम लोग कुछ प्रश्न कर लेते हैं, देखते हैं कितना बन पाता है हमसे, जितना हम लोगों ने पढ़ा। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, तो बहुत आसान है, अब तो हम लोग को याद भी हो चुका है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना है, 3214 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों यहां पर भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.2, 2.4, 2.8 और 3.2, कितना हो गया, 2.42%। मैंने बताया था ना, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद हो गया। चलिए इसके बाद कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है, तो पुडुचेरी, दमन दीव, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र दोस्तों कौन सा है भारत का, तो वो भी देख लेते हैं यहां पर, वो आपका है लक्षद्वीप। वो कौन सा है, लक्षद्वीप है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर लक्षद्वीप के बारे में कुछ डिटेल बता दूं आपको। सबसे छोटा यूटी है, इसमें 36 द्वीप है जिनका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप हैं, याद रखिएगा, ये आपके सामने है। और टोटल जो एरिया है इसका कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? चलिए अब लक्षद्वीप में द्वीप समूह में 2 द्वीप हैं, मिनिकॉय
और लक्षद्वीप, ये 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। 9 डिग्री चैनल इन्हें पृथक करता है और 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप द्वीप समूह को मालदीव, जो भारत का क्या है पड़ोसी देश है, उससे अलग करता है। जिसमें इस समय क्या है, इस समय न्यूज में है दोस्तों, इसमें प्रो चाइना गवर्नमेंट है मालदीव में। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। और लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर न्यूज में रहता है और अभी हाल ही में ट्रेंड में था। ठीक, चलिए यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का मैप शो किया है, एक फ्लो चार्ट आपके लिए बनाकर शो किया दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों इसकी लोकेशन क्या है, ये इंडियन ओशन हिंद महासागर है। ठीक है, और लक्षद्वीप में दोस्तों आपका क्या है, लक्षद्वीप द्वीप समूह, इसकी राजधानी क्या है कवरत्ती। ठीक है, और ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय, यहाँ पर 2 आइलैंड है, लक्षद्वीप द्वीप समूह ये ऊपर वाला और ये आपका मिनिकॉय है, ये पृथक होता है किससे, 9 डिग्री चैनल से, 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लक्षद्वीप द्वीप समूह पूरा और मालदीव जो भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, ये कैसे अलग हो रहा है, ये 8 डिग्री चैनल से 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। क्लियर, ठीक है। चलिए अब लक्षद्वीप में देखा जाए दोस्तों, तो लक्षद्वीप में आपको यहाँ पर देखिए अमीन द्वीप समूह भी अमीन द्वीप भी दिख रहा है, कन्नौर आइलैंड भी दिख रहा है, कन्नौर द्वीप भी दिख रहा है दोस्तों। क्लियर, चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमने देख लिया दोस्तों, अब जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इस समय आप सबको पता होगा, आप कहेंगे सर इसमें सबको पता है इस समय कि भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, चीन को पीछे छोड़कर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्या पूछा गया है। एग्जाम में अगर ये पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का विश्व में दूसरा स्थान था आबादी के मामले में। ठीक है, तो याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। समझ में आ रही बात। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान, जनसंख्या है कितनी भारत की, तो 2011 के सेंसस के अनुसार पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत की आबादी। क्लियर हो गई बात। ठीक है, याद रखिएगा, यहां तक आपको स्पष्ट हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा कितनी है। भारत की जलीय और स्थलीय सीमा कितनी है, ये भी आपके एग्जाम में आता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा या टेरेस्ट्रियल बॉर्डर या लैंड बॉर्डर कितना है, तो 15,106 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 15,106 किलोमीटर है, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए अब दोस्तों एक प्रश्न ये भी आता है कि भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी है, तो 4,096 किलोमीटर। कितनी है, 4,096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ भारत भूमि सीमा साझा करता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद भारत की सबसे छोटी सीमा किसके साथ है, तो अफगानिस्तान के साथ है। किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। कितने किलोमीटर है, तो 106 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है दोस्तों, 106 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अब आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे सर अफगानिस्तान की सीमा भारत से कहाँ ही साझा होती है, वो तो पीओके से साझा होती है। तो मैं आपसे बोलूंगा और मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा कि क्या पीओके भारत का हिस्सा नहीं है, पीओके भारत का ही हिस्सा है। 26 अक्टूबर 1947, फिर से नोट करिएगा, 26 अक्टूबर 1947 का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र, जो राजा हरि सिंह जो कश्मीर के राजा थे और पंडित नेहरू जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में विलय पत्र पर हस्ताक्षर होता है, जो विलय पत्र के अनुसार पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है और भारत का ही अभिन्न राज्य है दोस्तों। जितना हिस्सा जो पाक के ऑक्यूपेशन में है दोस्तों पाकिस्तान के, वो उस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है दोस्तों, लेकिन वो पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा है।
ये बात याद रखिएगा, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात ही नहीं है और आपके दिमाग में कंसेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। ठीक, चलिए अब दोस्तों देख लेते हैं यहां पर मैंने क्या सोच किया है। यहां पर बॉर्डरिंग कंट्रीज दोस्तों, सीमावर्ती देश यहां पर मैंने दिखाया है, भारत के सीमावर्ती देश दोस्तों मैंने यहां पर आपको दिखाए हैं, जो आपको समझ में आ रहे होंगे और आप सबको क्लियर भी हो रहा होगा। ठीक है, आप सबको क्लियर भी हो रहा होगा कि सीमावर्ती देश या बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्लियर? ठीक है भाई, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, स्पष्ट हो गई बात, जल्दी से बता दीजिए। चलिए वेरी गुड, अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सीमावर्ती देश है कितने। तो सीमावर्ती देश की बात करें तो भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। कितने हैं दोस्तों? तो 7 है। 7 कंट्रीज दैट आर शेयरिंग द लैंड बॉर्डर विद इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले देख लीजिए, तो यहां पर हमारा क्या दोस्तों, जो हमसे ही अलग हुआ और अपने आप को क्या समझता है, अपने आप को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। लेकिन भारत का कद इतना ऊंचा है दोस्तों कि भारत अब पाकिस्तान को दुश्मन समझ रहा है, तो भारत समझ ही नहीं रहा है दोस्तों, ये पाकिस्तान की गलतफहमी है। ठीक है, भारत तो अब अगर वास्तव में देखा जाए भारत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट कोई कंट्री है तो वो चाइना है, पाकिस्तान तो कहीं है ही नहीं, देखिए आसपास। ठीक है, चलिए तो पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा भारत साझा करता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों देखिए, इधर देखिए सभी लोग, ये जो बॉर्डर है येलो कलर का आपको दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है, भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ये क्या है दोस्तों, कितना किलोमीटर है, 106 किलोमीटर दोस्तों क्या है, ये इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर है जो शेयर होता है, और सबसे छोटी सीमा भारत अफगानिस्तान के साथ ही साझा करता है। क्लियर? चलिए भाई, तो दूसरा हो गया कौन सा, दूसरा आपका अफगानिस्तान हो गया। तीसरा दोस्तों आइए देखिए, तीसरा दोस्तों आपका है जो हमारा इस समय क्या सबसे बड़ा क्या व्यापारिक साझेदार भी है, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है और कह सकते हैं सबसे बड़ा शत्रु भी है। ठीक है, बात सही है। ठीक है, तो यहां पर जो ये रेड कलर का बॉर्डर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैंने अलग अलग कलर से इसलिए शो किया क्योंकि आप लोग सेग्रीगेट कर पाए कि अलग अलग कलर का मतलब अलग अलग कंट्री हैं जो इंडिया के साथ साझा कर रहे हैं सीमा। ठीक है, तो हरे से पाकिस्तान को शो किया है, येलो से अफगानिस्तान को शो किया, पीले से, लाल से चाइना को। ठीक है, चाइना का बॉर्डर देखिए किससे साझा कर रहा है, लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, ठीक है, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड 3, डी सिक्किम और ई अरुणाचल। तो 5 राज्यों से चीन की सीमा साझा होती है और उनके नाम भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। एक और प्रश्न आपके एग्जाम का तैयार हो गया। क्लियर? चलिए भाई, इसके बाद कंट्री हम देख रहे थे, तो तीसरा चाइना था, चौथा आपका नेपाल है 1751 किलोमीटर। चाइना की कुल सीमा कितनी है इंडिया के साथ, 3488 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों भूटान है 5वां, जो भारत का संरक्षित देश भी है, भारत का संरक्षित देश भी है। 699 किलोमीटर की सीमा भूटान से भारत की साझा होती है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भारत म्यांमार, इंडिया म्यांमार है, कितना किलोमीटर, 1643 किलोमीटर की सीमा भारत की म्यांमार से साझा होती है। याद रखिएगा, मतलब ये जो भारत की क्या है उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ये जो सीमा है ये कौन सी है, ये इंडिया और म्यांमार, या इसे हम पहले क्या बोलते थे, बर्मा बोलते थे, जो 1937 में ब्रिटिश भारत से अलग हो गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक, चलिए इतना हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक लाइट ग्रीन से मतलब धानी कलर से बांग्लादेश है जो शो हो रहा है। ठीक है, और बांग्लादेश इंडिया से कितनी सीमा साझा करता है, सबसे अधिक 4096 किलोमीटर, और 6ठे नंबर पे म्यांमार हो गया और 7वें नंबर पे बांग्लादेश हो गया। तो मैंने 7 सीमावर्ती देश आपको दिखाए, बताए, समझाए, जो भारत के क्या है बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, सीमावर्ती देश हैं, जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान। ठीक, क्लियर? चलिए अब दोस्तों
अगर इनमें हम 2 देश जोड़ दें, अगर इनमें हम 7 कंट्रीज में 2 देशों को जोड़ दें, 2 देशों को, कौन से 2 देशों को जोड़ दें? तो इनको, श्रीलंका को जोड़ दें, श्रीलंका को जोड़ दें और मालदीव को जोड़ दें, तो हमारे पड़ोसी देश आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने हो गए? 9 पड़ोसी देश हैं भारत के। कितने हैं? 9 पड़ोसी देश हैं भारत के। पड़ोसी मतलब नाइबरिंग कंट्रीज। तो अब आप कहेंगे सर सीमावर्ती देश भी आप बोल रहे हैं साथ हैं और कह रहे हैं कि साथ में 2 जोड़ दीजिए तो पड़ोसी भी हो गए। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि पड़ोसी देश का मतलब ये है कि जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं वो भी पड़ोसी, और जो जलीय सीमा साझा करते हैं वो भी पड़ोसी देश होते हैं दोस्तों। तो पड़ोसी देश में टोटल, याद रखिएगा, कंट्रीज आते हैं जो आपके जलीय या स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और सीमावर्ती में जो केवल भूमि सीमा साझा करते हैं, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, वही आते हैं। क्लियर? चलिए, तो कौन कौन से? तो एक श्रीलंका आपने देखा, पहला हो गया। ठीक है, ये श्रीलंका है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और श्रीलंका आप सभी लोग वाकिफ होंगे। ठीक है, और यहां पर दोस्तों लक्षद्वीप के नीचे दोस्तों, यहां पर मैप में शो नहीं हो रहा है, यहां पर मालदीव है। यहां पर मालदीव से जो आपका क्या है, जो आपका भारत का क्या है, भारत का पड़ोसी देश है हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में, आपको यह पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि आप लोग क्लियर हो जाए दोस्तों। यहां पर आपको ठीक है, सबको स्पष्ट हो गई बात। तो 2 ऐसे देश जो जलीय सीमा में हैं, मालदीव, श्रीलंका, और 7 भूमि सीमा साझा करते हैं। टोटल कितने हो गए? 9 पड़ोसी देश। याद हो गया ना? अब तो नहीं भूलेगा। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब आप कहेंगे सर, यहां तक हम लोगों ने देख लिया, आप क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? ठीक है, कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? तो अब उससे पहले दोस्तों, ये तो आपको पता चल ही जाएगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। इन देशों को याद करने की दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप लोग क्या करें, इन देशों के नाम याद रख सकें। ये हम लोगों ने देख लिया 7 सीमावर्ती देश। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताऊंगा दोस्तों। 7 सीमावर्ती देश, 7 सीमावर्ती देश, याद रखिए 7 सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं दोस्तों? 7 बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? इनको कैसे याद करेंगे? इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों आपके लिए। एक छोटी सी ट्रिक है, बचपन में एमबीए। क्या ट्रिक है दोस्तों? बचपन में एमबीए, याद रखिएगा। क्या ट्रिक है? बचपन में एमबीए। ठीक है, अब चलिए भाई देख लेते हैं ना। तो बाद से क्या हो गया? बांग्लादेश। चा से क्या हो गया? चा से क्या हो गया दोस्तों? चीन। चलिए, इसके बाद पा से क्या हो गया दोस्तों? पाकिस्तान। ना से क्या हो गया दोस्तों? नेपाल। ठीक है, अब एम से क्या हो गया? यहां पर म्यांमार। ठीक है, बी से क्या हो गया? यहां पर भूटान। और ए से क्या हो गया दोस्तों? ए से आपका हो गया, ए से हो गया दोस्तों अफगानिस्तान। क्या हो गया दोस्तों? अफगानिस्तान। याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं जो बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि बचपन में एमबीए करना है, बचपन में एमबीए करना है, और भारत के सीमावर्ती देशों को याद कर लेना है। ठीक है, बचपन में एमबीए करना है और भारत के सीमावर्ती देशों के नाम याद रखे हैं। तो ये आप लोग को अब भूलेगा नहीं दोस्तों, ये बात नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, चौथा नेपाल, ठीक है, भूटान, अफगानिस्तान और म्यांमार। ठीक है दोस्तों, तो 7 देशों के नाम हमें याद हो गए। बचपन में एमबीए करिए और 7 देशों के नाम जो सीमावर्ती हैं उनके नाम याद कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों पड़ोसी देश के नाम कैसे याद रखेंगे? तो प्लस श्रीलंका,
एंड मालदीव्स प्लस श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो दोस्तों कैसे याद रखेंगे पड़ोसी देश? टोटल 9 पड़ोसी देश है ना, कौन कौन से? 7 सीमावर्ती प्लस श्रीलंका प्लस मालदीव। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, श्रीलंका और मालदीव चले बचपन में एमबीए करने। क्या याद रखेंगे? श्रीलंका और मालदीव चले बचपन में एमबीए करने। तो दोस्तों ट्रिक से पूरा भारत भूगोल दोस्तों राजनीतिक मानचित्र आपको तैयार करवा रहा हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल कितने देश हो गए? ये टोटल हो गए आपके 9 पड़ोसी देश। क्लियर? चलिए, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों कितने देश हैं जो क्या करते हैं, जो भूमि सीमा, ध्यान दीजिए, भूमि सीमा या लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं? तो सीधे सीधे आपको पता है बचपन में एमबीए 7 देशों के नाम अब आपको पता है, कहीं कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक, चलिए भाई, ये आप लोग देख सकते हैं, नीड नहीं है, बता चुका हूं आपको। ठीक है, चलिए, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ भारत की है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश है, कितने किलोमीटर है? 4096 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, अब भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो अधिकतम संख्या में भारतीय राज्यों के साथ सीमाएं साझा करता है? तो चीन, पाकिस्तान, नेपाल की म्यांमार। ठीक है, तो कौन सा देश है दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं। जो रिकॉर्डेड दिख रहे हैं वो भी आंसर करें अपने मन ही मन, और देखें क्या आंसर हो सकता है, और जो लाइव देख रहे हैं वो तो जरूर आंसर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पर वेरी गुड। तो यहां पर आंसर आ भी रहा है दोस्तों, यहां पर आंसर आ भी रहा है, दैट इज वेरी गुड। डी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। तो यहां पे क्या हो गया दोस्तों, भारत का कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम संख्या में राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो इट इज नन अदर देन नेपाल, नन अदर देन नेपाल। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आपको परेशान करेगा। क्यों करेगा परेशान? इसलिए करेगा कि आप कहेंगे सर नेपाल कैसे हो सकता है, ये तो छोटा सा देश है। ठीक है, तो छोटे से क्या होता है? छोटे से क्या होता है? देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। याद रखिएगा, एक सुई भी वो काम कर सकती है दोस्तों जो तलवार नहीं कर सकती। और ये कहावत जो मैंने आपसे बोली, ये हमेशा जीवन में याद रखिएगा, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्लियर? चलिए, अब यहां दोस्तों देखिए, यहां पर मैंने आपके लिए क्या किया है, यहां पर आपको नेपाल मैंने दिखाया है दोस्तों, यहां पे मैंने आपको नेपाल दिखाया है, आप लोग देख सकते हैं, दिस इज नेपाल। ठीक है, कितने राज्यों से करता है दोस्तों? चलिए देखा जाए। ठीक है, यहां पर क्या है? उत्तराखंड है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका बिहार है। ये 3 तो आपको दिख रहा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये क्या है? सिक्किम, ये आपका क्या है? सिक्किम है। ठीक है, और यहां तो सब लोग कंक्लूड कर रहे होंगे ये 4 तो होंगे ही होंगे, सब लोग ये चीज समझ रहे होंगे। लेकिन एक 5वां कौन सा है दोस्तों, ये आपको दिमाग में नहीं स्ट्राइक करेगा। क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए मैप को क्लियरली, जो मैंने शुरू में एकदम बताया, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित क्षेत्र, वो आपने ध्यान से कर देखा होगा, तभी इसका आंसर कर पाएंगे। इसलिए शुरू में जाइए और उसको देखिए एक बार। ठीक है, तो यहां पर इधर आप लोग देख सकते हैं, ये दोस्तों, ये आपका क्या है? ये वेस्ट बंगाल है दोस्तों। ये जो है ना छोटा सा जो एरिया है, यह क्या है? ये वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है दोस्तों, जो क्या कर रहा है? जो आपका नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो कितने राज्य हो गए दोस्तों? 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत के पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, अब आपको जीवन में नहीं भूलेगा कभी। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए, अब अगला प्रश्न कर लेते हैं। बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती? तो आसाम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, तो बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती? अब ऐसे प्रश्न के लिए तो मैप अगर नहीं देखा है कायदे से, जो शुरुआत में एकदम दिखाया, तो नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए दिखाया, इसीलिए बताया। बताइए क्या आंसर होगा?
चलिए यहां पर देख लेते हैं, यहां पर क्या होगा, यहां पर दोस्तों मणिपुर, यहां पर क्या होगा दोस्तों, मणिपुर विल बी द आंसर। मणिपुर ही आपका आंसर होगा, याद रखिएगा। बांग्लादेश से मणिपुर की सीमा नहीं लगती, मणिपुर की सीमा लगती है म्यांमार के साथ। कैसे, तो देखा जाए, चलिए चलिए देखा जाए। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये मैप मैंने आपके सामने दिखाया है, आप लोग देखिए, ये आपका क्या है दोस्तों, बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश से किन की सीमा लगती है देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इधर से आइए, ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है, ये पूरा यहां तक वेस्ट बंगाल है, क्लियर। इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे इधर देखिए, ये आपका त्रिपुरा है, ठीक। इसके बाद ये हरा वाला पोर्शन जो है, हरा वाला दोस्तों पोर्शन किसका है, हरा वाला पोर्शन जो है ये आसाम है दोस्तों, क्या है, आसाम। तीसरा नंबर जो है आसाम है। इसके बाद दोस्तों यहां पर नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आप लोग देखिए, यहां पर कौन सा पोर्शन जो साझा कर रहा है, इसके बाद क्या है, ये मेघालय, ये कौन सा है, मेघालय है, आपको ये दिख रहा है मेघालय, ठीक। इसके बाद कौन सा है दोस्तों, तो इसके बाद यहां पर आप देखिए, तो ये आपका है, ये दोस्तों आपका कौन सा है, ये आपका है दोस्तों मिजोरम, ठीक है, मिजोरम है। तो टोटल कितने हो गए, तो टोटल आपके 5 हो गए, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और मणिपुर ऑप्शन में है, मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर ये है दोस्तों, ये है मणिपुर, और मणिपुर की सीमा साझा होती है, ये जो बॉर्डर है दोस्तों, ये क्या है, ये आपका क्या है, इसके इधर आपका है म्यांमार, जिसे हम बर्मा भी कहते हैं, पहले कहते थे, ठीक है। और इससे कौन कौन से राज्य साझा करते हैं ये भी देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में जीवन में नहीं भूलेगा, इतना मैं आपको उम्मीद करता हूं, ठीक। अब आपको प्रश्न बन जाएगा, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम। तो अभी अभी तो जस्ट हम लोगों ने देखा कौन से 4 राज्य थे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। तो यहां पर सिक्किम का कोई स्कोप नहीं है, और सिक्किम विल बी द राइट आंसर, आप लोग देख सकते हैं। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इसके लिए आपके लिए मैप है, और यहाँ पे आप देखिए, ये म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर है दोस्तों, ये इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपका इधर म्यांमार है, इधर आपका भारत है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, ठीक है, मणिपुर है, और ये मिजोरम है। सिक्किम कहाँ है, तो सिक्किम दोस्तों ये है, ये क्या है, ये आपका सिक्किम है, नोट करिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्लियर, ठीक। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं जलीय सीमा की। अब हम लोग बात कर लेते हैं जलीय सीमा की। तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है, ठीक है। कुल जलीय सीमा कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर। अब आप कहेंगे सर ये मुख्य भूमि क्या है और कुल क्या है, तो मैं कहूंगा फिर से कि अगर मुख्य भूमि मतलब पूरा भारत, जिसमें द्वीप समूहों को अलग कर दें, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर हम अलग कर देते हैं तो वो मुख्य भूमि कहलाती है भारत की, और अगर जोड़ देते हैं तो कुल भूमि कहलाती है भारत की। समझ में आ गई बात, अब तो नहीं भूलेगा, ठीक। चलिए तो मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है जलीय सीमा 6100, और कुल जलीय सीमा कितनी है 7516.6 किलोमीटर। इसमें मुख्य भूमि के साथ साथ अंडमान निकोबार भी शामिल है और लक्षद्वीप भी शामिल है। और अब मैं उम्मीद करके चलता हूं कि ऐसा जो भी प्रश्न एग्जाम में आता है वो सब आप लोग सही करेंगे, ठीक। चलिए इसके बाद कितने राज्य है केंद्र शासित क्षेत्र हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, तो 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित क्षेत्र हैं जिनकी जलीय सीमा है, तो जो जलीय सीमा साझा करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा। सबसे पहले गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां वेस्ट बंगाल, 10वां आपका अंडमान निकोबार। सॉरी, यहां पर आप लोगों के लिए याद रखिएगा, यहां पर मैंने क्या बताया, 9 के अलावा 4 आपके यूटी है ना दोस्तों, तो यूटी को अलग से रिप्रेजेंट करेंगे, अलग कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और यहां पर 1A अंडमान निकोबार यूटी है, लक्षद्वीप 2A, ठीक है, फिर तीसरा पुडुचेरी और चौथा दमन दीव दादर नागर हवेली। तो 4 यूटीज हो गए
और 9 राज्य हो गए जो आपके जलीय सीमा साझा करते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए भाई, यहां पर मैंने दिखाया भी है आपको। क्यों दिखाया? क्यों? क्योंकि मैप में आपको दिख जाएगा तो फिर आपके दिमाग में बस जाएगा, फिर जीवन में दोस्तों आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, ये देखिए जो ब्लैक कलर का बॉर्डर मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये बॉर्डर क्या है? ये आपकी इंडिया की वाटर बाउंड्री है, या मैरीन बाउंड्री आप कह सकते हैं, या जलीय सीमा कह सकते हैं। तो कौन कौन से राज्य? 9 राज्य तो देख ही ले। चलिए तो चलिए देखा जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप लोग, सबसे पहले आपका यहाँ पर गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर। फिर आपका क्या है? महाराष्ट्र है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका क्या है? गोवा। चौथे नंबर पे आपका क्या है दोस्तों? तो कर्नाटका। कर्नाटका। पांचवें नंबर पे क्या है दोस्तों? केरल। छठे नंबर पे तमिलनाडु। ठीक है, सातवें नंबर पे आंध्र प्रदेश। ठीक, इसके बाद आठवें नंबर पे उड़ीसा, और 9वें नंबर पे आपका क्या है? आपका पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, और 4 केंद्र शासित क्षेत्र कौन से हैं तो देख लेते हैं। चलिए, 4 केंद्र शासित क्षेत्र में सबसे पहले दमन दीव दादर नगर हवेली, पहला एक। ठीक है, पुडुचेरी दूसरा एक। ठीक है, पुडुचेरी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसके बाद दोस्तों 2 और, तीसरा है लक्षद्वीप। तीसरा है कौन सा है? तीसरा है आपका यहाँ पर लक्षद्वीप है। और यहाँ पर दोस्तों चौथा ये आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 4 यूटीज हो गए और 8 आपके 9 राज्य हो गए। अब आपको भूलेगा नहीं क्योंकि आपने मैप में देख लिया है, आपके दिमाग में सबकॉन्शियस स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, स्थायी, काफी लंबे समय तक के लिए। अब भारत की प्रश्न पूछा जाए, कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, मतलब तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो आपके सामने ऑप्शंस है 6100, 6200, 61, 75, 75, 16। तो क्या आंसर करेंगे? जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी बताएं, और जो लाइव देख रहे हैं वो भी बताएं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर 7516 किलोमीटर। क्लियर? इसके बाद कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तटरेखा पे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था 9 राज्य हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं, नाम आप सबको पता है। अब प्रश्न अगर आ जाए भारत की आकृति कैसी है दोस्तों, व्हाट इज द शेप ऑफ इंडिया, तो ट्रायंगुलर, राउंड शेप, चतुष्कोणीय और वर्गाकार। तो बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करके, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, इसमें से 4 में से क्या ऑप्शन होगा? तो इंडिया का शेप जो है दोस्तों, आप लोग सोचेंगे सर ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर नहीं है दोस्तों। ये क्या है? ये क्वाड्रेंगुलर है, चतुष्कोणीय है। क्योंकि अगर रफ मैप की बात करें दोस्तों, इस इंडिया के, अगर रफ मैप की बात करें दोस्तों इस तरीके से, आप इस तरीके से अगर देखा जाए, ये आपका मैप बनता है रफ मैप की बात करें, और ये आपके इस तरीके से चतुष्कोण बनते हैं, 4 कोण बनते हैं। तो एक क्वाड्रेंगुलर आपका शेप है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? इसमें दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। अब दोस्तों ये मैं आपको बता भी देता हूं। ठीक है, भारत की सबसे लंबी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? ये गुजरात है। और यह प्रश्न आपके यूपीपीसीएस 2018 में पूछा जा चुका है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए, क्लियर? सरक्रीक मुद्दा, सरक्रीक मुद्दा भारत और किसके बीच एक मुद्दा है? ठीक है, तो चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जापान। तो बताइए दोस्तों भारत और किसके बीच का मुद्दा है सरक्रीक मुद्दा? तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आंसर क्या है? यहाँ पर पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये मुद्दा है क्या, ये भी देख लीजिए। बेसिकली कहां पर सरक्रीक है? सरक्रीक है क्या? आप लोग देखिए, ये दोस्तों क्या है? ये सरक्रीक है, ये आपका सरक्रीक है। ये जो डॉटेड लाइन है दोस्तों, ये रैन ऑफ कच्छ है। ठीक है, रैन ऑफ कच्छ है, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, और ये आपका देखिए सरक्रीक है, ये यहाँ दलदली भूमि है। ठीक है, और ये गुजरात है। ठीक है,
और ये आपका इधर वाला एरिया जो है क्या है, ये पाकिस्तान है। तो इसके बीच का क्या है, ये इस क्षेत्र पर अधिकार किसका है, ये भारत का है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये विवादित है। ठीक है, लेकिन ये भारत के ही हिस्से में है, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और मैप मैंने आपको दिखाया है, ये आप लोग देख सकते हैं, दिस इज सर क्रीक। इधर आपका क्या है, पाकिस्तान है, और ये आपका दोस्तों गुजरात है, इंडिया। क्लियर? इसके बारे में डिटेल आपके लिए यहाँ पे है। डिटेल क्या है, डिटेल ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का एक मुद्दा है। गुजरात राज्य में कच्छ के रण और पाकिस्तान में सिंध की सीमा के बीच की दलदली भूमि है, इस पर भारत का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान अपना दावा बताता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर? चलिए, यहां तक हम लोगों ने दोस्तों देख लिया, और अब आप लोगों को उम्मीद करता हूं स्पष्ट भी हो गया होगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा क्या है? ठीक है, तो भारत की मानक समय रेखा मैं आपको दिखा चुका हूं। तो भारत की मानक समय रेखा है क्या, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, याद रखिएगा। और इलाहाबाद के नैनी के पास से ये गुजरती है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ के समय को ही भारत का मानक समय माना जाता है, और भारत की मानक समय रेखा जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना आगे है, जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे। अब आप में से काफी सारे छात्र ऐसे होंगे जो कह रहे हो सर जीएमटी क्या है? तो जीएमटी जो है दोस्तों, ये क्या है, ग्रीनविच जीएमटी जो है दोस्तों, ये आपका ग्रीनविच मानक समय रेखा, ग्रीनविच मीन टाइमलाइन, ग्रीनविच माध्य समय। ठीक है, ग्रीनविच मानक की बजाय दोस्तों माध्य लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा हिंदी में। ग्रीनविच माध्य समय रेखा, इसे हम क्या बोलते हैं, जीएमटी बोलते हैं। इसी को हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं। और ये दोस्तों क्या है, पूरे विश्व का मानक समय माना जाता है, जो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला में, ठीक है, जो समय होता है वो माना जाता है पूरे विश्व का मानक समय है। इसके पूर्व की ओर अर्थात भारत की ओर समय आगे चलता है। मतलब ये आपका लंदन है दोस्तों, सपोज करिए इसके पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो समय आगे चलेगा। जैसे भारत का है, भारत का समय इंग्लैंड से 5.5 घंटा आगे चलता है। ठीक है, और इसके पश्चिम की ओर जाएंगे तो अमेरिका साइड में, तो आपका समय पीछे चलेगा। ये याद रखना है बस अपने दिमाग में। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया है। यहाँ पर ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, मानक समय रेखा है, इलाहाबाद के नैनी से गुजर रही है। अब ये भी दोस्तों पूछा जाता है कि किन किन राज्यों से होकर ये गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर ये गुजरती है। ठीक है ना, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है। तो मौका या अपॉर्चुनिटी या अवसर, आप सबको पता है कितना महत्वपूर्ण होता है एक विद्यार्थी के लिए, ठीक है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो मौका इज द ट्रिक। और ट्रिक क्या है, एम से एमपी, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से आपका छत्तीसगढ़, और ए से आपका क्या है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो पहले तो आपको बताना है 5 राज्य, 5 स्टेट्स हैं। कौन कौन से, उनके नाम क्या हैं, तो नाम याद करने के लिए ट्रिक है, मौका इज द ट्रिक। क्या ट्रिक है, मौका इज द ट्रिक, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक तो मैंने दोस्तों आपसे पहले ही बोला था कि ट्रिक के माध्यम से, मेमोरी ट्रिक के माध्यम से सारा याद कराऊंगा राजनीतिक मानचित्र, तो वही मैं आपको करा रहा हूं। ठीक, अब दोस्तों ये मैं आपको राज्यों के नाम भी यहाँ पर लिख के मैंने बताए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये 5 राज्यों के नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो मैं आपको बता चुका हूँ 5.5 घंटा आगे। ठीक है, भारत की मानक याम्योत्तर किस शहर से होकर गुजरती है, भोपाल, विशाखापट्टनम, मिर्जापुर और रायपुर। तो मैं आपको बता चुका हूँ 5 राज्य। तो मिर्जापुर, अब देखिए कहीं कहीं दोस्तों नैनी नहीं दिया रहेगा, कहीं कहीं मिर्जापुर दिया रहेगा, तो मिर्जापुर भी सही है। कहीं कहीं इलाहाबाद दिया रहेगा, वो भी ठीक है। कैसे सही है, क्योंकि नैनी एक कस्बा है जो मिर्जापुर जिले और इलाहाबाद जिले के बीच में है, याद रखिएगा। ठीक,
अब दोस्तों एक रेखा और है जो सबसे महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा भारत के लगभग 20 से गुजरती है, जो मैंने आपको बताया था। कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्य। कितने राज्य हैं? तो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं, संख्या याद कर लीजिएगा, 8 राज्य। ठीक, कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, पांचवा झारखंड है, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आप तो कहेंगे सर ये नाम तो हमें भी पता है, लेकिन याद कैसे करें? ये नाम तो हमें भी पता है, लेकिन याद कैसे करें? तो याद करने के लिए एक ट्रिक बता देता हूं, चलिए। ठीक है, ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, मैप को देख लेते हैं। ट्रिक से पहले थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो आपकी रेखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये आपकी 23.5 डिग्री क्या है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। ये 23.5 डिग्री क्या है? अक्षांश है। क्या है? अक्षांश रेखा है। यही क्या कहलाती है? यही आपकी कर्क रेखा या आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब यहां पर दोस्तों क्या है, जब अब यही दोस्तों इसी रेखा पर जब भारत में क्या प्रचंड गर्मी पड़ती है, तो सूर्य यहीं पे कर्क रेखा पर चमकता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यही आपका जो आपका क्या है, डेजर्ट है, थार का मरुस्थल है, वो आपका लो प्रेशर जोन बन जाता है, और इंडियन ओशन से हाई प्रेशर की हवाएं चलती हैं, और प्रेशर डिफरेंस के कारण वो मानसून की नमी लेकर आती हैं और क्या करती हैं, बारिश करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? चलिए जस्ट अ मिनट। अब दोस्तों देख लेते हैं कैसे राज्यों के नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये राज्यों के नाम पहले देख लीजिए, क्या है, गुजरात, राजस्थान। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इसलिए दिखा दे रहा हूं कौन कौन से राज्य हैं, देख लीजिए मैप में। ठीक है, राजस्थान, तीसरा एमपी, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए ना। क्लियर? अब तो नहीं भूलेगा? अब भूलेगा ही नहीं दोस्तों, मैप में दिखा दिया, कतई नहीं भूलेगा आपको। देखिए, ठीक है, यहाँ पे सबको स्पष्ट हो गया। क्लियर? चलिए अब दोस्तों बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब इसको याद करने के लिए क्या है, ट्रिक। इसको याद करने के लिए मैंने आपसे बोला था कि ट्रिक आपको बताऊंगा, तो ट्रिक आपके सामने है। यहां पर ट्रिक है, राजीव गांधी, राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आर को क्या करिए, आर से क्या हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक, जी से क्या हो गया, गुजरात हो गया। एम से क्या हो गया, एमपी। सी से क्या हो गया दोस्तों, छत्तीसगढ़। जैसे क्या हो गया, झारखंड। ठीक है, डब्ल्यू से क्या हो गया, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके बाद दोस्तों टी से क्या हो गया, त्रिपुरा। और एम से क्या हो गया, मिजोरम। ठीक है ना, याद रहेगा सभी लोगों को? बताइए, सभी लोगों को याद हो जाएगा? ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, और ट्रिक का नाम क्या है, राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग। इसका मतलब ये है कि राजीव गांधी जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मीटिंग के लिए, मिलने के लिए वेट कराया। ठीक है, याद रखिएगा, ये तो आपको हमेशा याद रहेगा दोस्तों। तो राजीव गांधी आर, राजस्थान गुजरात, मेड एमपी, चीफ जस्टिस में सीजे, छत्तीसगढ़ झारखंड, डब्ल्यू
से वेट, W से वेस्ट बंगाल, T से त्रिपुरा, ठीक है, और M से मिजोरम। क्लियर हो गई बात? द मीटिंग। याद रखिएगा, ये कभी भी जीवन में आपको नहीं भूलेगा। कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्य 8 हैं। कौन कौन से हैं वो ट्रिक मैंने आपको बता दी। क्लियर? ठीक है, चलिए भाई अब दोस्तों आप देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और दोस्तों पूछा जाता है, ऐसी कौन सी नदी है, ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखिए, माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो माही नदी, माही नदी ठीक है, याद रखिएगा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी अफ्रीका में, और विषुवत रेखा को तो कांगोया जारी नदी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो यूपी, MP, गुजरात, झारखंड। तो आप सबको पता है, राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग में यू नहीं आता दोस्तों, यू नहीं आता। तो यू नहीं आता तो क्या हो जाएगा? यूपी इज द राइट आंसर। क्लियर? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों पूरे भारत का राजनीतिक मानचित्र, मैंने आपको पढ़ के बताया, पूरा अच्छे से दोस्तों समझाया, जितना बेसिक चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मैप के माध्यम से जो कि कंप्लीट स्टडी होती है भारत के मानचित्र की, वो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त लोग जो लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड भी देख रहे होंगे, उनको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया दोस्तों तो इसकी अगली वीडियो कल आपको मिलेगी दोस्तों। और ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और अगर पसंद आई हो दोस्तों तो कमेंट जरूर करेंगे सभी लोग। क्या करेंगे दोस्तों? तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये भी बताएंगे कि आपको कैसा लगा सेशन। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और कल हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्या कल हम लोग फिजिकल मैप ऑफ इंडिया देखेंगे, जिसमें हम लोग पर्वत, पठार, नदियां, द्वीप समूह, मैदान, ये सब देखते हैं। उसमें कल हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का फिजिकल डिवीजन देखेंगे, जिसमें आपको हम लोग शुरुआत करेंगे माउंटेन से, ठीक है। तो ये सीरीज आपको चाहिए, कंटिन्यू रखनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।